हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है पेप्टिक अल्सर डिजीज। पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था गैस्ट्राइटिस। ये गैस्ट्राइटिस दो तरह का था, एक्यूट और क्रोनिक। ये जो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस है ना, इसी के कारण बाद में मेनली ये देखने को मिलता है। मतलब ये कॉम्प्लिकेशंस है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का। इसमें होता क्या है, तो जो म्यूकोसल लाइनिंग है उसमें डैमेज होता है। इसका साइट कौन कौन सा होता है, तो इसका जो साइट होता है वो होता है डियोडिनम का फर्स्ट पार्ट, एंट्रम, लेचर कर्वेचर और गैस्ट्रोएसोफेगल जंक्शन। 3 साइट होता है। इसको आगे जाके पढ़िएगा तो मेरे लिए आपको 2 तरह का अल्सर पढ़ने को मिलेगा। इसके अंदर आता है, एक होता है गैस्ट्रिक अल्सर और दूसरा होता है डियोडिनल अल्सर। ये जो गैस्ट्रिक अल्सर होता है वो ज़्यादा देखने को मिलता है लेचर कर्वेचर में। कहाँ मिलता है, पहले गैस्ट्रिक के बारे में बताती हूँ। गैस्ट्रिक जो अल्सर है वो ज़्यादा लेसर कर्वेचर में देखने को मिलता है। बोधी और एंट्रम का जो जंक्शन है ना, वहाँ पर होता क्यों है, एच पायरोली के कारण होता है। एनसी जो ज़्यादा इनटेक करते हैं या ज़्यादा जो स्मोकिंग करते हैं, ठीक है। ये इसमें जो एसिडिटी होती है वो नॉर्मल होती है। एबनॉर्मल म्यूकोसल सेंसिटिविटी देखने को मिलता है। ईपीगैस्ट्रिक पेन बढ़ जाएगा जब खाना खाएंगे। इसमें वेट लॉस देखने को मिलता है। ब्रूनल ग्लैंड का हाइपरट्रोफी नहीं होता है। प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है ये। इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या देखने को मिलेंगे, तो ब्लीडिंग में हेमेटोमेसिस। सोर्स क्या है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आल्ट्री से। दूसरा मैलिग्नेंसी, ये बाद में मैलिग्नेंट हो सकता है। डियोडिनल अल्सर, ये लोकेटेड होता है एंटीरियर वॉल ऑफ दी डियोडिनम का प्रॉक्सिमल पार्ट में। इसमें एच पायरोली मेन कारण होता है। इसमें एसिड प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इपीगैस्ट्रिक पेन मेनली खाना खाने से सही होता है। तो याद कैसे रखेंगे, तब पेट में जो है स्टोमक में वो खाना खाने से बढ़ जाता है, ठीक है, और डियोडिनम में घट जाता है। इसलिए इसमें वेट गेन देखने को मिलेगा। ब्रूनर ग्लैंड हाइपरट्रोफी होंगे, ये प्री मैलिग्नेंट नहीं होता है। इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे, तो ये ब्लीडिंग होगा। इसमें कौन सा ब्लीडिंग, तो मिलीना, और वो आएगा कहाँ से, गैस्ट्रोडियोडिनल आर्टरी से। इसमें भी मैलिग्नेंसी देखने को मिलेगा। कैसा मैलिग्नेंसी होगा, तो बेनाइन हमेशा होगा, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा जो कारण है वो परफोरेशन के कारण हो सकता है। किसके कारण, परफोरेशन में मेनली ये इन्वॉल्व होता है एंटीरियर वॉल। ये होता क्यों है, तो पैनक्रियाटिस या किसी को पेरिटोनाइटिस हो जाए तो ये देखने को मिलता है। चौथा, गैस्ट्रिक ऑर्थरेट का ऑब्स्ट्रक्शन, जो मेनली होता है D1 पर, ठीक है। इसमें मेनली ये एसोसिएटेड होता है रिपीटेड एपिसोड ऑफ वोमिटिंग में, ठीक है। इसमें मेनली 2 चीज़ देखा जाता है, या तो HCl का लेवल क्या हो गया, घट गया है, जिसके कारण क्लोरीन घट जाएगा, जिसके कारण मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होता है। और अगर फ्लूइड कम गया तो इंट्रावेस्कुलर डिहाइड्रेशन होगा, रास मैकेनिज्म बढ़ जाएगा, सोडियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, पोटेशियम घट जाएगा, जिसके कारण हाइपोकैलेमिया होगा, जिसको क्या कहते हैं, एसिड्यूरिया देखते हैं। तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस में हाइपोक्लोनार्मिक, ब्लड में क्लोरीन कम, हाइपोकैलेमिक, ब्लड में ये पोटेशियम कम, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, उसके साथ साथ पैराडॉक्सियल एसिडूरिया भी देखने को मिलेगा। अगर मोस्ट कॉमन साइट इसके लिए पूछे तो कौन सा होगा, फर्स्ट पार्ट ऑफ डियोडिनम मोस्ट कॉमन। अगर कोई पूछे एडल्ट में कौन सा अल्सर है जो ज़्यादा होता है इसके कैंसर, तो वो हो जाएगा स्टोमक कैंसर, ठीक है। ये जो पेल्विक अल्सर डिजीज है इसमें मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस ब्लीडिंग आता है, और मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस जिसके साथ मोर्टेलिटी भी है वो होगा परफोरेशन। और इसमें क्या होंगे, तो मेनली इसमें हाइपोक्लोनेमिक, मतलब क्लोरीन कम होगा, पोटेशियम कम होगा, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगा, जिसके कारण कौन से डिजीज होंगे, तो
गैसीय ऑब्स्ट्रक्शन डिजीज होंगे। मैलिग्नेंसी ये गैस्ट्रिक अल्सर में मेनली देखने को मिलता है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो इसके डायग्नोसिस के लिए इंडोस्कोपी मेन होता है। कौन सा? इंडोस्कोपी, ठीक है। उसके साथ साथ बायोप्सी भी करते हैं तो ये कन्फर्मेटली हो जाता है। ये इसमें हम बेनाइन कैंसर और मैलिग्नेंट अल्सर को ये डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो बेनाइन और मैलिग्नेंट, बेनाइन में क्या होता है? स्मॉल होता है और लेस देन 4 सेंटीमीटर होता है। फ्लैट होगा, रेगुलर फोल्ड देखने को मिलेंगे, बेस क्लीन होगा, ठीक है। मैलिग्नेंट में बिग होंगे, ये रेगुलर हो देखने को मिलेंगे, हीपिंग मार्जिन होगा और ये ज़्यादातर जीसी पे होता है, मतलब कि ग्रेटर कर्वेचर पे, और बेनाइन ज़्यादा लोअर कर्वेचर पे देखने को मिलता है, ठीक है। और कौन सा टेस्ट? यूरिया ब्रेथ टेस्ट। मेनली यूरिया और वाटर मेनली ब्रेथ एनालाइजर से डिटेक्ट होते हैं। तो डिटेक्ट में क्या डिटेक्ट होता है? तो CO2 14 या H पायरोलिक में क्या होता है? यूरिएज होता है जो मेनली यूरिया को ये प्रोड्यूस करता है, और वो भी ये प्रोड्यूस करता है जिसके कारण पता चल जाता है, ठीक है। तीसरा CLO टेस्ट, कंपाइलोबैक्टर लाइक ऑर्गेनिज्म। इंडिकेटर क्या है? फिनाइल रे, डिसकलरेशन हो गया तो पॉजिटिव है, ठीक है। ट्रीटमेंट में PPI एंटीबायोटिक और जिसको हम ट्रिपल ड्रग थेरेपी कहते हैं वो देते हैं। ये एक शॉर्ट था, अब इसको पूरा एक्सप्लेन में पढ़ते हैं। ये जो पेप्टिक अल्सर है ये कोई भी म्यूकोसा के GIT में होता है, और इसमें कभी कभी सब मुकोसा और डीपर लेयर भी आ जाते हैं। इसे ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हमारा जो गैस्ट्रिक एसिड है उसके एक्सपोजर में आ जाता है, और इसी के कारण पेप्टिक अल्सर देखने को मिलता है। ये मेनली क्रोनिक होते हैं, और सोलेटरी लेसन मतलब एक ही लेसन होगा, वो लेसन लेस देन 4 सेंटीमीटर होता है। ये ऐसा होता क्यों है? तो इम्बैलेंस हो जाता है गैस्ट्रोड्यूडेनल प्रोटेक्टिव और डैमेजिंग फैक्टर में। अब प्रोटेक्टिव फैक्टर कौन सा है और डैमेजिंग फैक्टर कौन सा है? तो जैसे कि हमें पता है हमारे स्टोमक में एसिड ज़्यादा बनता है, तो उसको बचाने के लिए प्रोटेक्टिव फैक्टर होते हैं, जैसे कि म्यूकस और बाइकार्बोनेट का सेक्रिएशन, जो उसको अल्कालाइन ये वहाँ जितना pH होना चाहिए उसको बनाने में सक्षम रहते हैं। म्यूकोसल ब्लड फ्लो, प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर्मेशन, इपिथीलियल रीजनरेटिव कैपेसिटी, ठीक है। वैसे ही गैस्ट्रिक एसिड डैमेजिंग फैक्टर में आ जाता है। पेप्सिन, स्मोकिंग अल्कोहल, ड्रग लाइक एनसिड, H पायरोलिक, इस्कीमिया, शॉक, डिले गैस्ट्रिक इम्पटिंग और डिओडोनल गैस्ट्रिक रिफ्लक्स या गैस्ट्रिक हाइपर एसिडिटी, ये सब क्या करता है? उसको बढ़ाने का काम करता है। यही दोनों में इम्बैलेंस हो जाएगा जिसके कारण पेप्टिक अल्सर डिजीज देखने को मिलेगा। लोकेशन, तो लोकेशन में कौन कौन से आते हैं? डिओडनम का फर्स्ट पार्ट, स्टोमक का लेसर पार्ट, लेसर कर्वल्सर और नियर द जंक्शन ऑफ बोडी एंड एंट्रम। गैस्ट्रोइसोफेगस जंक्शन गर्द में मेनली बैरेट इसोफेगस में देखने को मिलता है। मार्जिन ऑफ जेजिनोस्टोमी, स्टोमक, डिओडनम, जेजिनम, और जिसको पहले से ही क्या हो, ये जोलिंगर इल्सन सिंड्रोम हो या इलियन मार्केल डाइवर्टिकुलम, जिसमें एक्टोपिक गैस्ट्रिक म्यूकोसा हो, ठीक है। ये मेल में ज़्यादा कॉमन होता है एज कंपेरिजन टू फीमेल में। डिओडनल अल्सर लोकेटेड होता है नियर द पाइलोरिक लिंग, और गैस्ट्रिक अल्सर कहाँ पे होता है? लेचर कर्वल्सर और एंट्रम के पास होता है। जो ये गैस्ट्रिक अल्सर है ये मेनली क्या करता है? तो इसमें खाना खाते हैं तो ये बढ़ जाता है, डिओडनम अल्सर घट जाता है, ठीक है। मतलब कि उसमें जो एपिगैस्ट्रिक पेन होता है। मोर कॉमनली कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है? तो एंटीरियर वॉल ऑफ द डिओडनम एज कंपेरिजन टू पोस्टीरियर वॉल। जो बेनाइन पेप्टिक अल्सर है वो क्लासिकली पंच्ड होता है विथ मार्जिन ऑफ अल्सर, ठीक है। इसमें कौन कौन सा जोन इन्वॉल्व होता है? तो बेस और मार्जिन, जिसमें नेक्रोटिक फिब्रिनॉइड डेब्रिस देखने को मिलता है। जोन ऑफ न्यूट्रोफिल प्रीडोमिनेंट इनफिल्ट्रेट, बेस हैविंग एक्टिव ग्रेनुलोसन,
जोन ऑफ फाइब्रस और कोलाजिनस स्कार। अगर इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो इसमें मेनली बर्निंग, एपिगैस्ट्रिक पेन देखने को मिलेगा जो रात में ज़्यादा बढ़ जाता है, नौसिया, वोमिटिंग और ब्लोटिंग। अगर इसके कॉज की बात किया जाए तो इसके कॉज में जो सबसे ज़्यादा होता है वो होता है टाइप बी गैस्ट्राइटिस के कारण, जो मेनली एच पायरोली के कारण होता है। आपको गैस्ट्राइटिस के बारे में नहीं पता है तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, उसमें गैस्ट्राइटिस का टाइप ए, टाइप बी, एक्यूट, क्रोनिक सारे के बारे में पढ़ाए हैं। तो जो टाइप बी गैस्ट्राइटिस है वो मेनली हेलिकोबैक्टर पायरोली के कारण होता है। और इसमें ये और कौन कौन से कारण से होता है तो ये जो एच पायरोलिक वेक्टर है ये ग्राम निगेटिव कोकोबैसिलाई है, माइक्रो एरोफिलिक है, ये मेनली फीकल ओरल रूट से फैलता है, नॉन स्पोर फॉर्मिंग है, तो इराडिकेशन पॉसिबल है। एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरिया है, ये क्या करता है, यूरिएज प्रोड्यूस करता है जिसके कारण यूरिया अमोनिया बनाता है जो इरिटेट करता है जी सेल और पेराइटल सेल को, जिसके कारण एक्सेसिव एसिड का प्रोडक्शन होता है जिसको हाइपर क्लोहाइड्रिया कहते हैं और जिसके कारण अल्सर देखने को मिलता है। जो टाइप बी गैस्ट्राइटिस है इसके कारण डिओडनल अल्सर ज़्यादा देखने को मिलेगा एज कंपेरिजन टू गैस्ट्रिक अल्सर। ठीक है, इसका अगर वर्कअप की बात करें तो इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट में हम ब्रीद यूरिया टेस्ट करेंगे जो नॉन इन्वेसिव है, मतलब उसमें हमें कोई चिरफाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें हमें क्या मिलेगा, CO2 14 के कारण ये पता चल जाएगा कि इसको क्या है। उसके बाद यूरिएज टेस्ट करते हैं जिसको हम CLO टेस्ट करते हैं कहते हैं। इसको मेनली इंडोस्कोपी के साथ किया जाता है। बायोप्सी में हम कौन सा बायोप्सी इसमें करते हैं तो वार्तीन अस्टेन करते हैं। ट्रीटमेंट में हम एंटीबायोटिक देते हैं। इसमें ट्रिपल थेरेपी यूज होता है जैसे कि पेंटाप्राजोल, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन या क्लेवुलोनिक एसिड। ठीक है, ये मेनली 2 वीक के लिए होता है। अगर क्वाड्रुपल थेरेपी करें तो बिस्मुथ, टेट्रासाइक्लिन, मेट्रोनिडाजोल और पेंटोप्राजोल किया जाता है। इसमें इरिथ्रोमाइसिन यूज नहीं करते हैं। आपको वो भी बताया कि ये मेनली टाइप बी के कारण होता है। कुछ जो होता है टाइप ए गैस्ट्राइटिस के कारण भी होता है जिसमें हमें 4A याद करना पड़ता है। पहला ए तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है। ठीक है, दूसरा ए एंटी पेराइटल सेल एंटीबॉडी है। तीसरा ए कोर हाइड्रिया है, ये मेनली इसके कारण गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं। टाइप बी के कारण ये डिओडनल अल्सर ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें एच पायरोलिक ज़्यादा है। टाइप ए के कारण गैस्ट्रिक अल्सर ज़्यादा होता है, इसमें इंट्रिंसिक फैक्टर कम हो जाते हैं, B12 कम हो जाता है जिसके कारण मैक्रोसिस्टिक एनीमिया देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें हम कैसे याद कर सकते हैं, जो गैस्ट्रिक अल्सर है वो मेनली ब्लड ग्रुप, अब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो पहले डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं गैस्ट्रिक अल्सर और डिओडनम अल्सर। तो गैस्ट्रिक अल्सर जो होता है वो लेजर कन्वर्सन में ज़्यादा होता है, डिओडनल अल्सर पाथ ऑफ डिओडनम में ज़्यादा होता है। इंसिडेंट ज़्यादा कौन का होता है तो डिओडनल अल्सर का होता है। एज 25 से 50 साल के बीच में मेल में ज़्यादा चांसेस होते हैं। और ये जो गैस्ट्रिक अल्सर है वो 6th डिके के बाद होता है, ये भी मेल में ज़्यादा चांसेस होते हैं। इटियोलॉजी डिओडनल मेनली एच पायलोरिक इन्फेक्शन के कारण होता है, इसमें गैस्ट्रिक में और भी कारण से होते हैं जैसे अभी 4A बताए। उसके बाद एसिड लेवल मेनली डिओडनल में ज़्यादा होता है, इसमें नॉर्मल होगा या कभी कभी बढ़ जाएगा ड्यू टू हाइपरगैस्ट्रीनेमिया के कारण। पेन आफ्टर फूड मेनली डिओडनल अल्सर रिलीफ होता है और गैस्ट्रिक अल्सर बढ़ता है। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। भूख लगता है ना तो खाना ज़्यादा कहाँ चाहिए, पेट में चाहिए, तो उसमें भूख लगने पे क्या होगा, पेन आफ्टर इनटेक क्या होता है, बढ़ जाता है, मतलब खाना खाने के बाद पेन किस में बढ़ेगा, गैस्ट्रिक अल्सर में बढ़ेगा। क्लिनिकल फीचर्स
तो नाइट पेन देखने को मिलता है और मिलीना देखने को मिलता है ड्यूोडेनल अल्सर में। गैस्ट्रिक अल्सर में नाइट पेन नहीं देखने को मिलता है और हेमेटोइमेसिस होता है। अब आपको सोच रहे होंगे कि ड्यूोडेनल में रात में पेन क्यों होता है। तो देखिए, रात में इंसान सो जाता है, सोता तो 3-4 घंटा लगातार है, कम से कम तो 5-6 घंटा सोएगा या 3-4 घंटा, तो उसको क्या होता है, भूख लग जाता है। और आपको अभी थोड़ा देर पहले बताया ये खाना खाने से सही होता है, और तो खाना खाने से सही होता है मतलब कि नहीं खाएगा तो क्या होगा, ये बढ़ेगा। तो इसलिए इस ड्यूोडेनल अल्सर रात में ज़्यादा परेशान करता है। इसमें वोमिटिंग नहीं होता है, ना ही वेट लॉस होता है, लेकिन गैस्ट्रिक अल्सर में वोमिटिंग कॉमन है और वेट लॉस भी देखने को मिलता है। कॉम्प्लिकेशंस में ड्यूोडेनल अल्सर में कोई भी मैलिग्नेंट चेंज नहीं होता है, वही गैस्ट्रिक अल्सर में क्या होता है, मैलिग्नेंट चेंजेस प्रेजेंट होते हैं। और भी क्या है, तो ये जो गैस्ट्रिक अल्सर है ये मेनली ब्लड ग्रुप ए में देखने को मिलेगा और ड्यूोडेनल अल्सर क्या में, तो ओ में मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब जब पेन की बात करें तो दोनों में एपिगैस्ट्रिक पेन ही होता है। गैस्ट्रिक अल्सर मेनली खाने के बाद क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है और इसमें रिलीफ हो जाता है। ठीक है, गैस्ट्रिक अल्सर में वेट लॉस होता है, ड्यूोडेनल अल्सर में वेट गेन होता है। तो याद कैसे रखेंगे, ओ गोल है, गोल खाना खाने के बाद होता है ना। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ते हैं इसमें। एच पायरोलिक है ना, जो एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरिया है, वहीं त्रोफ्रेमा बिपेली, जिसके कारण बिप्पल डिजीज होता है, ये इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया है और ये मेनली मैक्रोफेज होता है इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब है जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होगा, तो वो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है अपर जीआई इंडोस्कोपी और बायोप्सी। ठीक है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो कॉम्प्लिकेशंस में मेनली इस तरह से देखते हैं। पहले ओवरऑल देखने से पहले गैस्ट्रिक और ड्यूोडेनल का अलग अलग देख लेते हैं। तो गैस्ट्रिक अल्सर में ज़्यादा ब्लीडिंग देखने को मिलता है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी के कारण। इसमें अपर जीआई इंडोस्कोपी करते हैं, कॉतरी फेल हो जाता है, मासिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल करना पड़ता है, जिसमें 6 पैक आरबीसी, 6 एफएफपी और 6 प्लेटलेट रिच प्लाज्मा यूज होते हैं। एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी लिगेशन मेनली देखने को मिलता है। दूसरा कॉम्प्लिकेशंस में परफोरेशन होता है, कहाँ पे होता है, तो लेसल सैक में। तीसरा पेनिट्रेशन देखने को मिलता है, स्लो पोस्टीरियर होता है, सीधो पैनक्रियाटिक सिस्ट के कारण या नेक्रोटाइजिंग पैनक्रियाटिसिस के कारण देखने को मिलता है। इसमें मैलिग्नेंसी और क्या होता है, तो आवर ग्लास ये स्टोमिक देखने को मिलता है। ठीक है, ड्यूोडेनल में क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो परफोरेशन एंटीरियर में ज़्यादा देखने को मिलेगा एज कंपेरिजन टू पोस्टीरियर, जिसके कारण इसमें कौन कौन से साइन देखने को मिलेंगे, तो कुपोला साइन। इसमें क्या होता है, तो इसमें मेनली ऐसे ये जो लंग है उसके नीचे ये डायफ्राम है, यहाँ पर इस तरह से कुछ काला काला दिखेगा। ठीक है, उसके बाद कौन सा साइन दिखेगा, तो मोस्टाई के साइन, ऐसे मुँह से बन जैसा लगेगा, जैसे कि क्या है, ये हमारा लंग है, ये हमारा लंग है, यहाँ पर इस तरह से ये बन जाएगा, इसके नीचे इस तरह से ऐसा लगेगा कि मुँह है या गैस अंदर डायफ्राम। ठीक है, दूसरा ब्लीडिंग पोस्टीरियर में ज़्यादा होता है, परफोरेशन एंटीरियर में, ब्लीडिंग पोस्टीरियर में। क्यों, तो गैस्ट्रोड्यूोडेनम आर्टरी के कारण। मैनेजमेंट पे हम क्या करते हैं, तो एड्रेनलिन देते हैं एट द बेस ऑफ द अल्सर, कॉतरी लिगेशन, एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी किया जाता है। अगर गैस होगा अंदर डायफ्राम तो वो मेनली एक और में होता है, जिसको हम नीमोपेरिटोनियम कहते हैं। ठीक है, और अगर ये कॉफ़ी बीन शेप का दिखेगा, कॉफ़ी बीन शेप क्या होता है, एक सेकंड दिखाती हूँ, इस तरह का मेनली अगर ये दिखेगा तो इसको हम, ये किस बीमारी में आता है, तो सिग्मोइड वोल्वुलस डिजीज में आता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए अब इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं।
इसका जो क्लासिफिकेशन है ना वो मेनली जॉनसन के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? जॉनसन के द्वारा। ठीक है, तो पेप्टिक अल्सर में हम कुछ पहले महत्वपूर्ण बातें फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो ये अगर कोई पूछे ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होता है ये ड्यूोडेनम अल्सर के लिए, तो वो हो जाएगा हाईली सेलेक्टिव वैगोटोमी। अगर कोई पूछे रिकरेंट ड्यूोडेनल अल्सर के लिए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है, तो ट्रंकल वैगोटोमी। पेप्टिक अल्सर इसके दो टाइप होते हैं, ड्यूोडेनल अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर। एच पायरोली के कारण 90% ड्यूोडेनल अल्सर देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन अगर पेप्टिक अल्सर की बात करें तो वो ड्यूोडेनल अल्सर होता है और ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूोडेनम में होता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो वो लोकेशन और कॉम्प्लिकेशंस पे डिपेंड करेगा। अब इसके आते हैं क्लासिफिकेशन पे, तो क्लासिफिकेशन मेनली जॉनसन के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे नोट्स में क्या लिखा हुआ है, जो गैस्ट्रोड्यूोडेनल आर्टरी है उसके कारण ब्लीडिंग होता है ड्यूोडेनल अल्सर में, कहाँ पे? पोस्टीरियर पार्ट में। और लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी के कारण ब्लीडिंग होता है गैस्ट्रिक अल्सर में। ठीक है, ये समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब इसका जो ये क्लासिफिकेशन किया गया है वो जॉनसन मॉडिफाइड जॉनसन क्लासिफिकेशन के अनुसार किया गया है। इसके टाइप कौन कौन कितने टाइप हैं, तो 5 टाइप हैं। टाइप 1, 2, 3, 4, 5। टाइप 1 में अल्सर लोकेटेड होता है इंसुरिया एंगुलेरिस पे, मोस्ट कॉमन टाइप है ये। टाइप 2 में 2 अल्सर होते हैं, एक तो एस्टोमक के बॉडी पे और दूसरा फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूोडेनम में। टाइप 3 में प्री पाइलोरिक अल्सर देखने को मिलता है और अल्सर लोकेटेड होता है जस्ट बिफोर पाइलोरस। टाइप 4 में अल्सर लोकेटेड होता है हायर ऑन लेसर कर्व अल्सर। टाइप 5 एसिड इंड्यूस्ड अल्सर को कहते हैं। ठीक है, तो कितने तरह के टाइप देखने को मिल गया? 5 टाइप। अब इसका अगर बात करें तो टाइप 1 मेनली एसोसिएटेड होता है ब्लड ग्रुप ए से। टाइप 2 से लेकर टाइप 4 तक मेनली एसोसिएटेड होता है ब्लड ग्रुप ओ से। टाइप 1, 4, 5 इसमें एसिड प्रोडक्शन या तो नॉर्मल होगा या लो होगा, वैगोटोमी इसमें परफॉर्म नहीं होगा। टाइप 2 और 3 में एसिड प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और इसमें मेनली ट्रंकल वैगोटोमी देखा जाता है। मैनेजमेंट इसका किया जाता है टाइप के अनुसार। टाइप 1, 2, 3, 4। टाइप 1 में डिजिटल गैस्ट्रेक्टोमी करेंगे। टाइप 2 और 3 में ट्रंकल वैगोटोमी या एंट्रेक्टोमी करेंगे। टाइप 4 में हम क्या करेंगे? स्पेशल सर्जरी करेंगे। कौन कौन सा स्पेशल सर्जरी है? तो CSENDEH, पाउचेट, कीलिंग, मेडलेनर और शूमेकर मेनली सर्जरी किया जाता है। टाइप 5 में एनसिड के कारण हो रहा था तो हमें एनसिड को रोक देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कॉम्प्लिकेशंस में पहले ही बता दिए, इंट्रैक्टेबल ब्लीडिंग मोस्ट कॉमन पेप्टिक अल्सर के कारण। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस गैस्ट्रिक के कारण परफोरेशन, गैस्ट्रिक ऑल्ट्रेट ऑब्स्ट्रक्शन। ट्रीटमेंट में अगर हाईली सेलेक्टिव वैगोटोमी करेंगे इंट्रैक्टेबल ड्यूोडेनम अल्सर के लिए या क्रोनिक ड्यूोडेनल अल्सर के लिए। अगर अल्सर लोकेटेड होगा एंटीरियर वॉल पे तो परफोरेशन होता है। अगर अल्सर लोकेटेड होता है पोस्टीरियर वॉल पे तो ब्लीडिंग देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व होता है ब्लीडिंग के लिए ड्यूोडेनम अल्सर में गैस्ट्रोड्यूोडेनल आर्टरी और ये गैस्ट्रिक अल्सर में गैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है, अगर ब्लीडिंग हो रहा है ड्यूोडेनल अल्सर में तो हम क्या करेंगे? डियोडेनोटोमी करेंगे, उसके साथ साथ लिगेशन करेंगे ब्लड वेसल का और ट्रंकल वैगोटोमी करेंगे। इसके साथ साथ पाइलोरोप्लास्टी भी करते हैं। सेकंड में ड्यूोडेनल परफोरेशन में हम क्या देखेंगे? तो मॉडिफाइड ग्राहम्स रिपेयर करेंगे। इसमें अक्का ओमेंटल पैच रिपेयर किया जाता है। वैस्कुलाइज पेडिकल देखा जाता है ओमेंटम में ओवर द डिफेक्ट। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे? तीसरा में गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन देखा जाता है। ये रेयर कॉम्प्लिकेशंस है। ठीक है,
इसके कारण मेनली ये स्टोमक कैंसर देखने को मिलता है और ये मोस्ट कॉमन साइट होता है ऑब्स्ट्रक्शन के लिए फर्स्ट पार्ट ऑफ दुओडेनम में। डायग्नोसिस में हम क्या करेंगे, अब इसका डायग्नोसिस करेंगे तो सलाइन लोड टेस्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम स्टोमक को एम्प्टी करेंगे, उसमें रायल्स ट्यूब को इंसर्ट करेंगे, इसमें इंस्टॉल करेंगे 750 ml सलाइन और पेशेंट को सीटिंग पोजीशन में रखेंगे। 30 मिनट के बाद नेसोगैस्ट्रिक एस्पिरेशन किया जाता है। अगर रेसिडुअल सलाइन 400 ml से कम हो जाए इसका मतलब कि नॉर्मल है, और अगर 400 ml से ज़्यादा है तो क्या है, गैस्ट्रिक ऑल्टरेट ऑब्स्ट्रक्शन है। इनिशियल मैनेजमेंट में हम मेनली NPO देते हैं 48 आवर्स के लिए। फ्लूइड ऑफ चॉइस में नॉर्मल सलाइन है, मेनली पेशेंट इम्प्रूव हो जाता है। लेकिन अगर अब इम्प्रूव नहीं हुआ तो फिर हम ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस में हम ट्रंकल वैगोटोमी या एंट्रेक्टोमी करते हैं। अगर एंट्रेक्टोमी कर रहे हैं तो ये डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे फाइब्रोसिस और स्कार हो जाते हैं, इसलिए अल्टरनेट थेरेपी में हम ये ट्रंकल वैगोटोमी और गैस्ट्रोजेजेक्टोमी करते हैं। इसके इन्वेस्टिगेशन में हमने क्या क्या किया था, तो स्क्रीनिंग टेस्ट में सीरम एल्सा भी किया जाता है, किस लिए, तो H pylori के अगेंस्ट में। यूरिया ब्रेथ टेस्ट तो किए ही थे। गोल्ड स्टैंडर्ड में H pylori का स्टेनिंग किया जाता है सिल्वर स्टेन या वारथिन अस्टेरी स्टेन के द्वारा। मोस्ट स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो होता है कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, जो मेनली किसके अंदर किया जाएगा, तो एस्किरोमीडियम के अंदर किया जाएगा। ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, ट्रिपल ड्रग थेरेपी मेनली देते हैं 2 वीक के लिए। वाइटल इन्फॉर्मेशन में 2 अल्सर और होते हैं, कुशिंग अल्सर और एक कर्लिंग अल्सर होता है। कुशिंग अल्सर इसोफेगस में होता है, स्टोमक में और दुओडेनम में। ये मेनली इंट्राक्रैनियल डिजीज या हेड इंजरी से एसोसिएटेड होता है। इसमें गैस्ट्रिक एसिड का हाइपर सेक्रिएशन होता है। कर्लिंग मेनली बर्न के कारण देखने को मिलता है, जिसमें सिस्टेमिक एसिडोसिस होते हैं। अब इतना तो पढ़ लिया, अब चलिए थोड़ा सा जो प्लेटिनम हाई लेवल की बुक है उससे रिवीजन कर लेते। चलिए इसका पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं। ये प्लेटिनम बुक है, इसमें पैथोफिजियोलॉजी में होता क्या है, पहले तो डिफेक्ट आएगा या तो गैस्ट्रिक मतलब स्टोमक में या दुओडेनम के मुकोसा में, जो बाद में एक्सटेंड कर देता है सब मुकोसा में और उसके डीपर भी जा सकता है, जिसके कारण मेनली ये होता है। और दूसरा कारण क्या हो सकता है, तो जो ये डैमेजिंग और प्रोटेक्टिव फैक्टर है उसमें इम्बैलेंस हो जाएगा, मतलब कि जो एक्शन होता है एसिड का और जो म्यूकोसल डिफेंस होता है उसके अगेंस्ट में, उसमें क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। इसका अगर क्लासिफिकेशन करें तो मेनली टाइप 1 कहाँ पर है, तो टाइप 1 जो मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है एंथ्रम और लेजर कन्वर्टर पे। टाइप 2 दुओडेनम प्लस एंथ्रम में। टाइप 3 प्री पायरोलिक। टाइप 4 हाई लेजर कन्वर्टर में। और टाइप 5 एनसिड इंड्यूस्ड होता है। एनसिड इंड्यूस्ड वाला में सिर्फ आप एनसिड को लेना बंद कर दीजिए, ये वाला टाइप सही हो जाएगा। टाइप 1 और 4 एसोसिएटेड होता है नॉर्मल। वो कौन कौन सा, टाइप 1 और 4 एसोसिएटेड होता है नॉर्मल और लो एसिड आउटपुट से। टाइप 2 और टाइप 3 में मेनली हाई एसिड प्रोडक्शन होता है। ठीक है, यह आपको याद रखना होगा। अब इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मेनली 2 तरह का अल्सर होता है, अभी पढ़ते आ रहे हैं, अल्सर गैस्ट्रिक अल्सर और दुओडेनम अल्सर, ये उन दोनों में डिफरेंस है। गैस्ट्रिक अल्सर मेनली कहाँ पर होता है, तो लेजर कर्वेचर के पास होता है। दुओडेनल अल्सर फर्स्ट पोर्शन ऑफ दुओडेनम के पास होता है। गैस्ट्रिक अल्सर बूढ़ों में ज़्यादा देखने को मिलता है, दुओडेनम अल्सर जवान में। मेल में 1:1 होता है, 1 और मेल और फीमेल दोनों में बराबर होता है, लेकिन दुओडेनम मेल में ज़्यादा देखने को मिलता है। मेनली ये जो गैस्ट्रिक अल्सर है वो खाने के बाद बढ़ जाता है, ठीक है, और ये दुओडेनम अल्सर खाने के बाद सही हो जाता है, लेकिन अगर खाना खा लिया उसके 2-3 घंटा बाद ये क्या होता है, इसमें पेन हो जाता है, जिसके कारण आप रात में बार बार जागते रहते हैं। ठीक है, मेलिग्नेंसी गैस्ट्रिक में कॉमन है, दुओडेनम में रेयरली है। गैस्ट्रिक का इटियोलॉजी H pylori एनसिड इंड्यूस्ड, इसका भी सेम ही है।
पैथोफिजियोलॉजी, तो ये मेनली जो गैस्ट्रिक अल्सर है साइटोप्रोटेक्शन के कम जाने के कारण गैस्ट्रिक एसिड आउटपुट बढ़ जाने के नॉर्मल या घट जाने के कारण, और इसमें क्या होता है गैस्ट्रिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, बायोकार्बोनेट सेक्रिएशन घट जाता है। द गोल ऑफ मैनेजमेंट, इसमें हम गैस्ट्रिक अल्सर में गैस्ट्रेक्टोमी करेंगे और दुओडेनम अल्सर में हम क्या करेंगे गैस्ट्रिक एसिड का प्रोडक्शन कम करेंगे तो उसमें वैगोटोमी करेंगे। कॉम्प्लिकेशंस में ब्लीडिंग, परफोरेशन और गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन ये सब देखने को मिलेगा। तो गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है वो कैसे पता चलेगा, तो पेन वर्स हो जाएगा, खाने के साथ नौसिया वोमिटिंग मेनली देखने को मिलेगा। ठीक है, डायग्नोसिस में हम अपर इंडोस्कोपी, बायोप्सी, एच पायरोलिक टेस्ट और अदर टेस्ट भी करते हैं। जब बात आती है मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में हम पहले टर्म को समझते हैं, उसके बाद उसको मैनेजमेंट करना सीखेंगे। तो एक आता है टर्म जिसका नाम है ओवरस्यू। क्या नाम है? ओवरस्यू। ये रनिंग होता है ओवरलैप सूचर का, जो मेनली ब्लीडिंग अल्सर को ट्रीट करता है। ठीक है, रनिंग विथ ओवरलैप सूचर। ओमेंटम पैच, इसको हम ग्राहम पैच भी कहते हैं। ये मेनली इसमें क्या ओमेंटल टिश्यू यूज होता है एज ए एडिशनल लेयर फॉर सूचरिंग। ये परफोरेटेड अल्सर में यूज होता है। वैगोटोमी, सर्जिकल कटिंग करते हैं वैगस नर्व का, जिससे कि एसिड का सेक्रिएशन कम हो जाए। ठीक है, ये ट्रीटमेंट होता है क्रोनिक दुओडेनल अल्सर का, और ये किसके टाइप का है, तो ट्रंकल वैगोटोमी है। ट्रंकल वैगोटोमी अब क्या होता है, ये डिवीजन होता है मेन ट्रंक ऑफ वैगस, जो मेनली डी नर्वेशन किया जाता है पाइलोरस का। डिसएडवांटेज क्या है, तब पोस्ट वैगोटोमी डायरिया देखने को मिलेगा। डंपिंग सिंड्रोम, आगे जाके डिस्क्राइब करेंगे डंपिंग सिंड्रोम क्या है। हाई सिलेक्टिव वैगोटोमी या पैराइटल सेल वैगोटोमी क्या है, इसमें वैगल फाइबर जो होते हैं बॉडी तक होते हैं स्टोमक के, और वो ट्रांसेक्ट होते हैं बिना कोई इंटरप्शन ऑफ फाइबर्स का। ठीक है, ड्रेनेज प्रोसीजर, इसमें क्या होता है डिजिटल गैस्ट्रेक्टोमी और एंट्रेक्टोमी देखने को मिलता है। रिमूव करते हैं डिजिटल पोर्शन ऑफ स्टोमक और एंट्रम को। पाइलोप्लास्टी, इसमें डायलेशन होता है पाइलोरस का। रिकंस्ट्रक्शन मेथड, इसमें दो तरह का होता है, बिलरॉथ 1 और बिलरॉथ 2। बिलरॉथ 1 स्टोमक से दुओडेनम तक होता है, इसमें हम ट्रंकल वैगोटोमी, एंट्रेक्टोमी, गैस्ट्रोड्यूओडेनोस्टोमी करते हैं। बिलरॉथ 2 में ट्रंकल वैगोटोमी, एंट्रेक्टोमी और गैस्ट्रोजेक्टोमी करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए सर्जिकल ऑप्शन जो होता है गैस्ट्रिक और दुओडेनम अल्सर का, वो मेनली चॉइस होता है, और ये डिपेंड करता है फिजियोलॉजिक स्टेटस ऑफ पेशेंट पे, और ये डिपेंड करता है इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर और एंटी एच पाइलोरिक मेडिसिन पे। अगर ये अनरिस्पॉन्सिव रहा तो मेनली सर्जिकल मेथड यूज होता है। अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो गैस्ट्रिक में हम ये तीनों यूज करते हैं, दुओडेनम में हम ये तीनों यूज करते हैं। परफोरेशन में ये तीनों, गैस्ट्रिक में, दुओडेनम में ये, ऑब्स्ट्रक्शन में ये, और नॉन हीलिंग अल्सर में ये मेनली यूज किया जाता है। यहाँ पर इसका डिफिनीसन है। तो जैसे कि ब्लीडिंग में हम ओवरस्यू और बायोप्सी करेंगे, या फिर सेकेंड में ओवरस्यू बायोप्सी V+D, मतलब कि वैगोटोमी एंड ड्रेनेज करेंगे, या फिर डिजिटल गैस्ट्रेक्टोमी करेंगे। दुओडेनल में ओवरस्यू वैगोटोमी या ड्रेनेज और या वैगोटोमी एंड एंड्रेक्टोमी करेंगे। परफोरेशन में बायोप्सी, बेज एक्सीजन और डिजिटल गैस्ट्रेक्टोमी करेंगे। दुओडेनम में पैच SSV, पैच V+D करेंगे। V+D मतलब क्या होता है, वैगोटोमी एंड ड्रेनेज। V+ है वैगोटोमी एंड एंट्रेक्टोमी। HSV हाईली सेलेक्टिव वैगोटोमी। जी गैस्ट्रो ये जेजुनोस्टोमी। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस में मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस कौन सा होता है, तो ब्लीडिंग होता है। ठीक है, अल्सर है तो ऐसे भी खून निकलेंगे, ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस होता है। मेलिना में क्या होंगे, डार्क टेरी स्टूल निकलेंगे। हेमेटोमेसिस में ब्लड का वोमिटिंग होगा। हेमेटोचेजिया में स्टूल में ब्लड आएंगे, जो मेनली अपर
जीआई ब्लीडिंग के साथ देखा जाता है। दुओडेनम अल्सर में मेनली गैस्ट्रोड्यूोडेनम आर्टरी इन्वॉल्व होता है। इसमें हम एनजीटी और अर्ली इंडोस्कोपी करेंगे। मैनेजमेंट में इनिशियल और नॉन ऑपरेटिव में हम स्लाइडिंग एनपीओ देंगे, आईवी एसिड सप्रेशन देंगे। इंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट में हम इपिनेफ्रिन या कॉटरी करेंगे। सर्जरी के लिए कौन सा इंडिकेशन है? अगर ये ब्लीडिंग परसिस्ट हो रहा है या बार बार हो रहा है, आफ्टर इंडोस्कोपिक थेरेपी, सिग्निफिकेंट हेमरेज ग्रेटर देन 4 यूनिट पर 24 आवर हो रहा है, एल्डर पीपल में है, अल्सर अगर पोस्टीरियर दुओडेनम में हुआ है, अल्सर अगर गैस्ट्रिक के लेसर कर्वल्सन में हुआ है, हाई रिस्क हो रहा है ब्लीडिंग का, जिसके कारण मेनली ये सर्जरी किया जाता है। परफोरेशन मेनली प्रेजेंट होता है एक्यूट एब्डोमेन में, इनिशियल केमिकल पेरिटोनाइटिस, बाद में ये बैक्टीरियल और इसके कारण फ्लूइड सिक्वेस्ट्रेशन होता है। एब्डोमिनल गार्डिंग किया जाता है, रिबॉन टेंडरनेस किया जाता है। डीयू करेंगे जिसमें हम क्या करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं पोस्टीरियर पार्ट को। जीयू में हम पेनिट्रेट करते हैं ये लेफ्ट हेपेटिक लोब को। अब डीयू मतलब दुओडेनम अल्सर, जीयू मतलब गैस्ट्रिक अल्सर, ठीक है। इसमें हम डायग्नोसिस में लिए अपराइट चेस्ट एक्सरे से करेंगे। इसमें नीमोपेरिटोनियम दिखेगा। इनिशियल मैनेजमेंट में हम सील करेंगे लीक को विदाउट द साइन ऑफ पेरिटोनाइटिस, एनपीओ, एनजीटी और आईवीएफ देंगे। मेडिकेशन में एंटीबायोटिक, एसिड सप्रेशन और एनाल्जेसिया देंगे। इमरजेंसी पर एक्सप्लोरेशन करेंगे, ओमेंटम पैच और बायोप्सी देंगे। गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, ये लिस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस है। इसमें ट्रायड होता है, अब्डोमिनल पेन, डिस्टेंशन और वोमिटिंग। इसके कारण प्रोफाउंड हाइपोकैलेमिया, हाइपोकोलोरिक, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस देखने को मिलता है। इसमें एनजीटी, अर्ली इंडोस्कोपी, एब्डोमिनल एक्सरे करते हैं। इनिशियल और नॉन ऑपरेटिव में मेनली एनपीओ, एनजीटी, आईवीपी किया जाता है। मेडिकेशंस में एसिड सप्रेशन किया जाता है। इमरजेंसी एक्सप्लोरेशन, हाईली सेलेक्टिव वैगोटोमी, गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी और बायोप्सी करते हैं, ठीक है। उसके बाद पोस्ट गैस्ट्रेक्टोमी प्रॉब्लम, मतलब कि एक बार हम गैस्ट्रेक्टोमी कर दिए उसके बाद हमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो डंपिंग सिंड्रोम, बाइल रिफ्लेक्स गैस्ट्राइटिस, लूप सिंड्रोम, वेट लॉस, डायरिया, रॉस सिंड्रोम, एनीमिया, गैस्ट्रिक एस्टाइटिस, गॉल स्टोन और बोन डिजीज हो सकते हैं, ठीक। अब इसके पैथोफिजियोलॉजी को थोड़ा और एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे कि इसके जो डिफेंस सिस्टम है 3 होते हैं, प्री एपिथेलियल, एपिथेलियल और सब एपिथेलियल। प्री एपिथेलियल में म्यूकस, बाइकार्बोनेट और फॉस्फोलिपिड लेयर रहता है जो न्यूट्रलाइज करता है गैस्ट्रिक एसिड को। दूसरा एपिथेलियल जिसमें म्यूकस ग्लैंड, आयनिक ट्रांसपोर्टर रहता है जो मेंटेन करता है इंट्रासेलुलर पीएच और बाइकार्बोनेट प्रोडक्शन को। इंट्रासेलुलर टाइट जंक्शन, हीट शॉक प्रोटीन जो प्रिवेंट करता है किसको, तो प्रोटीन डी नेचुरेशन और प्रोटेक्ट करता है सेल को। रीस्टिट्यूशन, एपिथेलियल सेल बॉर्डरिंग है, एक साइट होता है इंजरी के लिए जो माइग्रेट और रीस्टोर करता है डैमेज रीजन को। सब एपिथेलियल में माइक्रोवेस्कुलर सिस्टम होंगे, इसमें एंजियोजेनेसिस होता है, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ये रिमूव करता है टॉक्सिक मेटाबॉलिक को, ठीक है। ओवरव्यू ऑफ अल्सर, इसमें हम पहले ही ये देख चुके हैं, ठीक है। अब हेलिकोबैक्टर पाइलोरी और एनसिड को देख लेते हैं। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी क्या होता है, एक से ग्राम नेगेटिव माइक्रो एरोबिक रद्द होता है जिसमें मल्टीपल ये फ्लाजिला होते हैं, ठीक है। ये अमोनिया को प्रोड्यूस करता है यूरिया से। इसके रिस्क क्या होते हैं कोलोनाइजेशन के, तो इसका रिस्क फैक्टर होता है हायर कोलोनाइजेशन रेट का, पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, लो एजुकेशनल अटेनमेंट, क्राउडेड एंड अनसर्टेनिटी कंडीशन। इसमें रोल क्या होता है डेवलपमेंट में, तो कौन सा रोल होता है, तो अगर पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस रहा तो पेप्टिक अल्सर डिजीज होगा। लोग और क्या हो सकता है, तो गैस्ट्रिक म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू लिम्फोमा, गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा हो सकता है। एनसिड इंड्यूस्ड डिजीज में
इंटरप्शन होता है प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस का, जो इम्पेयर करता है म्यूकोसल डिफेंस सिस्टम को। ठीक है, ये वाला हम लोग पढ़ चुके हैं। डायग्नोसिस में भी बेरियम स्टडी, इंडोस्कोपी और पायलोरिक के डिटेक्शन के लिए भी टेस्ट पढ़ चुके हैं। दो तरह का होता है, इन्वेसिव टेस्ट और नॉन इन्वेसिव टेस्ट। इन्वेसिव टेस्ट में हम रैपिड यूरिएज हिस्टोलॉजी कल्चर करते हैं। नॉन इन्वेसिव में यूरिया ब्रेथ टेस्ट, सीरोलॉजिकल स्टूल एंटीजन करते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट में मेनली सिम्टम को रिलीव करने के लिए, अल्सर हीलिंग को प्रमोट करने के लिए और अल्सर रिकरेंस को प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है। तो इसमें मेनली हम एंटासिड H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, प्रोटोन पंप इनहिबिटर देते हैं। इसके ये एग्जाम्पल है, जैसे कि एंटासिड का एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। साइड इफेक्ट क्या होते हैं, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के कंस्टिपेशन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का डायरिया। और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहलाता है और इसको सिक्के दी पेशेंट में अवॉइड किया जाता है। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट सिमेंटिडीन, रानिटिडीन, फैमोटिडीन, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो ये इनहिबिट करता है पैराइटल सेल H2 रिसेप्टर को। ठीक है, सप्रेस करता है एसिड सेक्रेशन को। इसके साइड इफेक्ट हेडेक, फैटिग्यू, मलेरिया और ये रिलेटिवली सेफ होता है। प्रोटोन पंप इनहिबिटर जितने भी जोल होते हैं वो यूज होते हैं। ठीक है, इसके साइड इफेक्ट हेडेक, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, फ्लैटुलेंस, डर्मेटाइटिस, प्रोटाइटिस, ड्राई माउथ, ब्लर विजन और एंजियोइडेमा। वो क्या था, एसिड न्यूट्रलाइजिंग और इनहिबिटिंग ड्रग था। अब साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट में कौन कौन सा आता है, बिस्मुथ कंटेनिंग प्रिपरेशन, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स और सुक्राफेट। इसलिए इसमें ट्रिपलेट दिया जाता है, एक एसिड न्यूट्रलाइजिंग ड्रग दिया जाता है, एक साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट दिया जाता है, एक ये हेलिकोबैक्टर पायलोरिक इराडिकेशन दिया जाता है। बिस्मुथ और प्रोस्टाग्लैंडिन जो सुक्राफेट है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ये क्या करता है, विस्कस पेस्ट बनाता है स्टोमक और डिओडनम के अंदर, जो बाइंड करता है साइट ऑफ एक्टिव अल्सरेशन। इसके कारण साइड इफेक्ट ये कॉन्स्टिपेशन है। बिस्मुथ कंटेनिंग प्रिपरेशन BSSS, ये इसका मैकेनिज्म अनक्लियर है, लेकिन इसके कारण ब्लैक स्टूल, कॉन्स्टिपेशन, डार्कनिंग ऑफ टंग, न्यूरोटॉक्सिसिटी देखने को मिलता है। प्रोस्टाग्लैंडिन में मिसप्रोस्टोल होगा, ये इन्हेंसमेंट करता है म्यूकल डिफेंस और रिपेयर को। इसके कारण डायरिया और ये कंट्राडिक्टेड होता है प्रेगनेंसी में। ठीक है, ट्रिपल थेरेपी 14 दिन के लिए दिया जाता है, जिसमें ये आते हैं। ठीक है, नन बिस्मिथ अगर नन बिस्मिथ थेरेपी कर रहे हैं तो 4 गो देते हैं PPI, उसके साथ साथ एमोक्सिलिन 5 से 7 दिन फॉलो किया जाता है। उसके बाद फॉलोड बाय PPI प्लस क्लेरिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल 5 से 7 दिन के लिए। इसके कॉम्प्लिकेशंस जो पहले ही बता दिए, पहला जो होता है ब्लीडिंग, दूसरा परफोरेशन। ठीक है,